मैं अकेला नहीं हूँ यहाँ पे, लोग सामने स्क्रीन पे नहीं शो होते, मोर पिटाऊं तब पता चलता है लोगों को।
हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम आई गेस सबको मेरी वालेकुम आवाज सलाम। आ रही है? जी आ रही है। सर आप कैसे हैं? वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम सर। तो अभी हम फॉर्मली सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का जो है एक क्विक कहने एक जो ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है वो है कि व्हाट इज़ बिग डेटा। जो हम फोकस रहेंगे वो रहेंगे बिग डेटा की टर्म्स की तरफ। आप लोगों ने सुना होगा आजकल इसकी बहुत ज़्यादा हाइप है, तो एक्चुअल में वाई देयर इज़ हाइप, और क्या ये वर्ड एक रियलिटी है, नंबर वन चीज़। और दूसरा ये कि जिसको हम बिग डेटा कहते हैं वो एक्चुअल में लाइक जस्ट फॉर मार्केटिंग पर्पस है या वाकई एक्चुअल में कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। इस मिथ को हम करेंगे। देन हम फिर एक ओपन एंडेड डिस्कशन करेंगे कि मैनेजरियल डिसीजन हो गए या एचआरएम के डिसीजन हो गए, या ओवर हम एक और हम टर्म कोइन करेंगे जिसके अंदर होगा डिसीजन, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, कि वो क्या होती है। ठीक है, इसमें से कुछ पोर्शन हम जो है वो स्लाइड्स पे कवर करेंगे, मेजर पोर्शन, और देन वी विल टू मेक द सेशन लास्ट पार्ट मोर इंटरेक्टिव, हम जो है वो वाइट बोर्ड पे, डिजिटल वाइट बोर्ड पे जंप कर जाएंगे। ठीक है, सो just a quick introduction from my side. My name is Ali Raza Anjum. I've been working in the field of data analytics and data science since last almost now 10 years. और नस्ट एमनस्ट ग्रेजुएट, नस्ट EMBA। ठीक है, मेजर में जो एक्सपर्टीज़ हैं वो डेटा ड्रिवन मार्केटिंग या डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग की हैं। और दूसरा ये है कि डेटा साइंस के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे एनेबल किया जाता है या बिग डेटा के लिए कैसे एनेबल किया जाता है, तो इससे रिलेटेड चीज़ें हैं। वैसे आई वर्कड इन यूफोन, जैज, टेलनॉर एंड जोंग। और अभी जो है आई एम आल्सो को फाउंडर एंड ऑफ डाइस एनालिटिक्स एंड आल्सो ट्रेनिंग डिफरेंट पीपल फॉर डेटा साइंस एंड बिग डेटा। तो एक जस्ट क्विक सा इंट्रोडक्शन आप लोगों की तरफ से, रैंडम लोग कुछ अपना इंट्रोडक्शन करवा दें कि किस बैकग्राउंड से हैं और पर्टिकुलरली आज के सेशन से एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, ताकि मैं लास्ट जो सेक्शन है वो अकॉर्डिंगली ट्वीक कर सकूं या उसको उस तरफ ले जा सकूं। अस्सलाम वालेकुम, अली वालेकुम। रज़ा, माय नेम इज सिद्रा। आई होप आप मुझे सुन सकते होंगे। मोस्टली एक्सक्यूज मी सर, आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। आवाज़ ठीक है, हमारी तरफ ठीक है आवाज़। ओके। अली, मोस्टली स्टूडेंट्स जो बिलोंग करते हैं वो BBA के हैं, MCOM के हैं हमारे पास। और स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेशन यही है कि दे वांट टू नो व्हाट इज़ बिग डाटा, और आज का जो मैनेजर है वो बिग डाटा को किस तरीके से यूज़ कर रहा है और उसकी डिसीजन मेकिंग की इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से हो रही है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स को उसके रिलेटेड आउटपुट चाहिए, क्योंकि हमारे स्टूडेंट मोस्टली अवेयर ही नहीं है बिग डाटा के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल देम व्हाट इज़ बिग डाटा, और कैसे यूफोन और जैज और इन तमाम टेलीनॉर्स ने जो है वो बिग डाटा को यूज़ किया कस्टमर्स के लिए, और डिफरेंट HR की टैक्टिक्स के अंदर भी किस तरीके से बिग डाटा को यूज़ किया जा रहा है। ठीक है,
अच्छा, ठीक है मैम ज़रा थैंक यू। तो मैं इन्हीं चीज़ों के क्रॉस जो है वो चीज़ों को पिवट करूँगा। सो सबसे पहले हम आते हैं कि व्हाट इज़ बिग डेटा। अगेन आई नीड सम सॉर्ट ऑफ इनपुट। मेरी कोशिश होती है कि मैं सेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्टिव रखूँ। तो अगर कोई स्टूडेंट मुझे ये बता सके कि जब आप अभी तक एज ऑफ नाउ व्हाट डू यू नो अबाउट बिग डेटा, या जब आप बिग डेटा के टर्म सुनते हैं तो आपके जहन में क्या आता है? Sir, I think the accumulation of data is called big data. I mean the accumulation of the data related to same field. ठीक है, और कोई? Anyone else? Sir, in which maximum we deal information. large set of data. Large set of data और चीज? Maximum Sir, information. data could be like if we talk about telecommunication companies like Jazz or Telenor, तो उनमें जितने भी लोगों के contacts हैं, contact details हैं, that could be a big data. ठीक है, और चीज? सर आई थिंक जो हमारी डिफरेंट मतलब कंपनीज हैं उन सब के जो डाटा को अगर एक साथ इकट्ठा किया जाए तो उसको हम बिग डाटा कह सकते हैं। ठीक है, गुड। एनी अदर आंसर? Sir, ways to analyze systematically extract information. ठीक है, वेज टू एनालाइज जो है वो कलेक्टेड इंफॉर्मेशन। और कोई इनपुट? Sir, large volume of data. ठीक है, हम Trend and behavior interactions हो। ठीक है, गुड। अगर हम आगे चलें ना तो लाइक एक मैं वीड सी पिक्चर आपके सामने। तो बिग डेटा का जो वर्ड है ना, इट्स लाइक जस्ट कि आपको ना किसी बंदे ने कैरेट इन स्टिक आपके सामने रखी है और पूरी दुनिया उसके पीछे जो है ना वो भागती जा रही है। ठीक है, कैरेट इज अ रियलिटी। ठीक है, जो असल चीज़ है आपको किसी ऑब्जेक्टिव ही होता है कि आपको किसी डायरेक्शन में लेके जाना, किसी चीज़ की तरफ पुश करके लेके जाना। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव है वो है आपका फॉर एग्जांपल एक बिगर ऑब्जेक्टिव है जो हम देखें तो वो है आपका डेटा एनालिटिक्स। जो असल जो चीज़ है वो ये है डेटा एनालिटिक्स, और उसके अंदर बिग डेटा इज जस्ट अ वन वर्ड इस डोमेन के अंदर। जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि फॉर एग्जांपल हम किसी भी तरह किसी ऑर्गेनाइजेशन को डेटा एनालिटिक्स के लिए रेडी कर सकें। जब एक ऑर्गेनाइजेशन डेटा एनालिटिक्स के लिए रेडी हो जाएगी तो उसमें फिर वन ऑफ द स्टेप जो है वो बिग डेटा की इनेबलमेंट या बिग डेटा की रेडीनेस आती है। ठीक है, हम जो है वो जो कोर बिग डेटा के जब हम स्टेप करते हैं, बिग डेटा की रेडीनेस की बात करते हैं, तो हम इस पे भी आगे डिटेल में जाते हैं। बट पहले ये देखते हैं कि इस कैरेट ऑन अ स्टिक के से रिलेटेड जो लॉजिक है वो क्या है, या बिगर ऑब्जेक्टिव क्या है। तो बिगर ऑब्जेक्टिव जो होता है ना, बिगर ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमने ऑर्गेनाइजेशंस को जो है वो किस तरह डेटा एनालिटिक्स ओरिएंटेड यूज केसेस के लिए रेडी करना है। ऑब्जेक्टिव ये होता है। ठीक है, उस ऑब्जेक्टिव के अंदर अभी मैं आपसे ये पूछता हूँ, व्हेन वी टॉक अबाउट डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, या आप में से कितने लोगों ने पहले डेटा एनालिटिक्स का नाम सुना हुआ है? नो सर, नहीं सुना। कोई और बंदा? सर क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। मैं पूछूं कि पहले तो मैंने आपको बताया कि बिग डेटा जो है ना वो एक किस्म का कह लें कि इट्स मोर लाइक अ मार्केटिंग टर्म। जो बड़ा ऑब्जेक्टिव है, बड़ा बिग ऑब्जेक्टिव इज डेटा एनालिटिक्स, कि हमने ऑर्गेनाइजेशन को डेटा एनालिटिक्स के लिए अनेबल करना है। ठीक है, फिर उसमें जो है एक और आगे जो मैं चीज़ आगे जाकर क्लियर करूंगा कि डेटा एनालिटिक्स के अंदर एक सब पोर्शन जो है वो बिग डेटा का है, बाकी रेस्ट ऑफ दी जो बड़ा ऑब्जेक्टिव है वो डेटा एनालिटिक्स का है। अब फिर उससे रिलेटेड मैं पूछ रहा हूँ कि आप लोगों ने डेटा एनालिटिक्स के बारे में सुना है कि नहीं सुना, नंबर वन चीज़, या आप लोगों ने डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग के बारे में सुना है या नहीं सुना? सर लाइटली सर सुना हुआ है, इसमें सर आता है कि इट enables company to create new businesses opportunities, generated more revenue, predicate future extent like. ठीक है Sir, I think data driven decision making is that you are making decision on the basis of data. I mean, you are not making the decisions in a vague or in a dark area.
you know the facts and figures, and depending on those facts and figures, you are making decisions for your company or organization. ठीक है। तो देखें, जो बिगर ऑब्जेक्टिव होता है ना, बिगर ऑब्जेक्टिव ये होता है कि रेदर देन गट फीलिंग्स और इन चीज़ों की बेस पे हम डिसीजन मेकिंग करें। ठीक है, हम कोशिश ये करते हैं कि हम जो डिसीजन मेकिंग है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स और इनसाइट्स की बेस पे कर रहे हो। तो ये बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग का। या अगर आप ये कहें ना कि डिसीजन मेकिंग तो हर ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग कर रही है, सेल्स कर रही है, कुछ भी कर रही है, तो उसके अंदर जो आपकी चीज़ें हैं ना, फॉर एग्जाम्पल क्या कहते हैं उसे, डिसीजन मेकिंग की, वो एग्जिस्ट करती हैं, बट वो चेंज हो सकती हैं। वो डिसीजन मेकिंग अक्रॉस एचआर हो सकती है, वो डिसीजन मेकिंग अक्रॉस सेल्स हो सकती है, डिसीजन मेकिंग अक्रॉस एनी अदर डिपार्टमेंट हो सकती है। ठीक है, तो जो बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है वो जो मैं आपको बैक कह रहा था, ये कैरेट एंड स्टिक। ठीक है, वो ये होता है कि जो कैरेट एंड स्टिक होती है, बिग डेटा इज लाइक अ कैरेट, बट एंड ऑब्जेक्टिव आपको जिस तरफ पुश किया जा रहा होता है वो ये हो रहा होता है कि आप रेदर देन गट फीलिंग, एक्सपीरियंस और इंट्यूशंस की बेस पे डिसीजन लेने की बजाय आप डेटा बेस्ड डिसीजन लें। तो अभी अभी जो स्लाइड्स का एजेंडा होगा उसके अंदर यही होगा कि हम इसकी मिथ को क्लियर करेंगे, और पर्टिकुलरली ये जो 5 पिलर्स हैं हम इन पे फोकस रहेंगे कि ये 5 पिलर्स होते क्या हैं, या ये जर्नी स्टार्ट कहाँ से होती है। अच्छा, अब इसके अंदर अगर हम डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग के अंदर जाते हैं तो इसके अंदर मल्टीपल सब पिलर्स आते हैं डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग के अंदर। उसमें से अगर अब मैं आपको ये कहूँ कि बिग डेटा कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो बिग डेटा इसमें से एक, इट्स लाइक एन अदर बॉक्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उसके डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग के, और बिग डेटा इसमें से जस्ट एक सब कंपोनेंट है। ठीक है, और जो एंड ऑब्जेक्टिव होता है कि पूरे कंप्लीट इकोसिस्टम को अनेबल करना। अब होता ये है कि हम फॉर एग्जांपल जब अक्सर जगह चीज़ें देख रहे थे तो हम सुनते हैं कि लाइक बिग डेटा का बहुत सुनते हैं, या इट्स कंसीडर्ड लाइक कि यार एक कोई 2 कंप्यूटर्स लाएंगे, हम लगाएंगे और हमारी चीज़ें जो है ना वो अनेबल हो जाएंगी डेटा एनालिटिक्स की तरफ। तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो अब इस पॉइंट को अब हम क्लियर करेंगे कि इस पाथ को, इस एनेबलमेंट पाथ को हम स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो अनेबल कैसे करते हैं, या इसको अनकवर कैसे करते हैं विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि ह्यूमन ब्रेन डिसीजन मेकिंग कैसे करता है। सर वो जो Firstly, उसके तो सामने होता है we उसको observe एनालाइज things. करके वो करेगा। ठीक है, जो उसके Exactly, सामने होगा observe. एनालाइज करके करेगा, उसको ऑब्जर्व करेगा, उसके मुताबिक वो डिसीजन करेगा सर। तो facts प्लानिंग and और figures होंगे. एनालाइज करेगा आप। फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे, और थिंकिंग करेगा, उसके बारे में एनालाइज करेगा, ठीक है, Sir, I think फिर the data डिसीजन exists करेगा। inside the mind of every person through past experience and all that. So every person, when he, he plans to make a decision, he revive all that data and then make a decision. ठीक है, गुड। सो आप लोग ये एग्री करते हैं कि हमारा ह्यूमन ब्रेन जो है वो ऑलरेडी डेटा और फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेस पे डिसीजन कर रहा होता है। एक्चुअल में हमारे माइंड के अंदर नंबर क्रंचिंग या डेटा एनालिटिक्स बाय डिफॉल्ट चल रही होती है। हमारा ह्यूमन ब्रेन जो है, जो अल्लाह ने बनाया है, वो बनाया इन सर चीज़ों सॉरी के टू लिए। इंटरप्ट, इसमें मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि आई थिंक जो हमारे कुछ चीजें जो कि थ्रू आउट द लाइफ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो चुकी होती हैं, तो दैट आल्सो हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। यस, ठीक है। तो अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ इसी चीज़ को एनालाइज करने के लिए कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई कार खरीदनी है। ठीक है, मुझे बताइएगा मेरा पावर पॉइंट नजर आ रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। आ रहा है नजर। यस सर। और एमएस पेंट आ रहा है नजर। एमएस पेंट की स्क्रीन नजर आ रही? नहीं सर, वो नहीं आ रही। ये क्या हो गया? अब नजर आ रही? अब पेंट Yes, की sir. नजर आ रही है आ सर। रही है। ये अब सर अब आ रही है। सर आ रही है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखें, आपने खरीदनी है कार। ठीक है, आप कार खरीदने यस के लिए क्या करेंगे? आप फॉर एग्जाम्पल अपने फ्रेंड एंड फैमिली से डिस्कस करेंगे, यही करेंगे ना? बिल्कुल सर। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 लोगों से डिस्कस किया। अब हर बंदे ने फॉर एग्जाम्पल मुझे ना मेनली 3 कारों के बारे में बता दिया, एक मेहरान, एक सिविक
ठीक है, एक करोला। बट हर बंदे ने हर गाड़ी के बारे में कुछ एक्स वाई जी पॉइंट्स दिए। इसी तरह होगा। जी सर। यस सर। यस सर। अब मैं अगर आगे चलता हूं तो क्या होगा कि मुझे पॉइंट्स क्या मिल रहे होंगे। फॉर एग्जांपल ये कि मेंटेनेंस किसकी अच्छी है, ठीक है, रीसेल किसकी अच्छी है, अच्छा इजी टू यूज क्या है, लो प्राइस किसकी है, मेहरान। सिमिलर मैं ठीक है, करोला। कंफर्ट किसकी है, कंफर्ट भी ऐड होगा, यस, फ्यूल एफिशिएंसी। फ्यूल फ्यूल एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी, सर फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट हमें एक वैल्यू और सर। पॉइंट मिलता है सर सर कि मार्केट वैल्यू। कुछ लोगों को मतलब गाड़ी चलानी नहीं आती, यस तो यस, वो ये फर्स्ट भी कार, गौर करते हैं। फर्स्ट कार, सर ठीक है, ऑटो और मैनुअल भी। ऑटो और मैनुअल भी, फ्यूल कंजम्पशन। यस, फ्यूल कंजम्पशन। अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करूं तो इसको ना, अगर मैं फॉर एग्जांपल ये कहूं कि ये इन्फॉर्मेशन एक्चुअल में एक मैट्रिक्स की फॉर्म में इकट्ठी हो रही होती है। सर मेहरान, एयर बैग्स। ठीक है, एयरबैग, सिविक, क्रोला। अगर मैं इसको ये करूं तो मेरे माइंड जो है ना बेसिकली एक मैट्रिक्स बना रहा होता है बैकएंड पे। अपोलॉजीज फॉर क्या कहते हैं उसे, एक अच्छी राइटिंग और डिजाइन के लिए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर 10 लोगों से मैंने पूछा था तो फॉर एग्जांपल 0 ने मेहरान के बारे में बताया, ठीक है, 10 के बारे में सिविक का कहा, 10 के बारे में करोला का कहा। मेंटेनेंस की बारी आई तो 9 बंदों ने इसका कहा सबसे सस्ती होगी, एक का इसने कहा, फॉर एग्जांपल एक का इसने कहा। इस तरह रीसेल है, रीसेल इसकी अच्छी होगी, 4 का इसने कहा, देन सो ऑन। ये एक मैट्रिक्स बन रहा होगा माइंड में मेरे, बिल्कुल सर। ठीक यस है। सर। और इसी मैट्रिक्स को देखते हुए मैं डिसीजन मेकिंग एंड पे फाइनल डिसीजन लूंगा, यस सर। ठीक है। तो जो पॉइंट हाईलाइट करने की यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि जो हमारा ब्रेन है, जो ह्यूमन ब्रेन है, इट्स प्रून टूवर्ड्स मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स जो कि उसके माइंड में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल आप जिंदगी का कोई भी डिसीजन लेते हैं तो आपको अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस या पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे ले रहे होते हैं, राइट? यस सर। ठीक है। अब इसमें हम आगे चलें। तो हम जो है ना वो ह्यूमन ड्रिवन जो लाइक कह लें कि डिसीजन मेकिंग होती है, वो होती ही जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेस पे है, या हमारा जो नेचुरल वे ऑफ डिसीजन मेकिंग है वो है ही डेटा ओरिएंटेड, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि डेटा एनालिटिक्स की जर्नी के अंदर जो है अब आहिस्ता आहिस्ता चेंज क्या आना शुरू हुआ इस डिसीजन मेकिंग के अंदर, जो है वो चीज़ें चेंज कहाँ से आना शुरू हुई, ठीक है। पॉइंट ये है कि हम पहले जो डिसीजन लेते थे वो अपनी गट फीलिंग्स या सुनी सुनाई बातों पे, या जो मेरे माइंड जितना चीज़ें कैप्चर कर सकता था मैं उसकी बेस पे डिसीजन लेता था, राइट, ठीक है। इमेजिन ये करें कि मैं आपको कहूँ कि आपने डिसीजन लेना है, एक तरफ ऑप्शन है कि आप अपने फ्रेंड एंड फैमिली से पूछ सकते हैं, दूसरी साइड पे ऑप्शन है कि आप पूरे पाकिस्तान से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप मुझे ये बताएं कि कौन सा मेथड आप प्रेफर करेंगे? फ्रेंड्स एंड फैमिली। फ्रेंड्स एंड फैमिली। फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली फैमिली के साथ। उल्टा नहीं प्रेफर करेंगे, पूरे पाकिस्तान वाले नहीं प्रेफर करेंगे? सर पूरे पाकिस्तान से टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, मतलब और इतना बड़ा डाटा कैसे लेंगे सर? उसके लिए तो आपको बहुत ये बात रिसोर्सेज भी चाहिए। यस यस सर। अगर आप इमेजिन ये करें कि मैं आपको ये कहता हूँ कि अब इसमें चेंज ये करता हूँ कि आपके पास एक साइड पे डेटाबेस पड़ा हुआ है जिसमें हमने आपके बिहाफ पे पूरे पाकिस्तान से पूछ के रखा हुआ है, दूसरी साइड पे आपने फ्रेंड एंड फैमिली से पूछना है, फिर पूरे पाकिस्तान वाला सर सर यूट्यूब पे डेटाबेस को हम एक्सपर्ट के एनालाइज रिव्यूज करेंगे। देख लेंगे। उनके ज्यादा लोग। Data. यस सर, रिव्यूज ठीक देखेंगे। है। अगर डेटा प्री कलेक्टेड पड़ा हुआ है तो फिर मैं कभी भी फ्रेंड्स एंड फैमिली या कह लें कि मेरे जो पास्ट एक्सपीरियंस पे नहीं जाऊंगा। मैं कोशिश ये करूंगा, ठीक है मेरा माइंड या मेरा ब्रेन या मेरा फ्रेंड एंड फैमिली ये कह रही है, बट लेट मी ट्राई टू वैलिडेट दिस डिसीजन फ्रॉम अ बिगर डेटा सेट एज वेल। ऐसे ही होगा ना? यस सर। यस सर। ठीक है। तो
अब मार्केट के अंदर जो है ना वो ऐसे टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज आ गए हैं जो कि मुझे हेल्प करते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं एक बहुत बड़े चंक की बेस पे ये डिसीजन ले सकूं, ठीक है। एंड बिग डेटा इज वन ऑफ द टूल उस जर्नी के अंदर, ठीक है, जिसको हम आहिस्ता आहिस्ता अभी कवर करते हैं। तो इसलिए अब हम क्या प्रेफर करते हैं, जब आप मार्केट में जाएंगे जॉब ढूंढने, ठीक है, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि आप जो है वो डेटा एनालिटिक्स पे काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, या नंबर क्रंचिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें आप लोगों से पूछी जाएंगी। अच्छा, देन अगर मैं इसको देखूं तो इसके अंदर ये होता है कि व्हेन वी टॉक अबाउट डेटा एनालिटिक्स, ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट कन्वर्टिंग रॉ डेटा इनटू एक्शनेबल इनसाइट, ठीक है। जब मैं कन्वर्टिंग डेटा इनटू एक्शनेबल इनसाइट्स की बात करता हूं, आप लोग में से गूगल यूज करते हैं लोग सब, राइट? यस सर। जी जब हमने कहीं जाना हो तो हम सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने चाय खाना जाना है तो मैं सर्च करूंगा चाय खाना, यस सर। यस सर। हम तो करते हैं सर। ठीक है, सर गूगल पे डाल के चले जाते हैं। अच्छा, जब चाय खाना का सर्च करते हैं, ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं कि आपको राइट साइड पे कभी बार्स नजर आई हैं? कुछ बार्स नजर आती हैं? यस सर, होती हैं। उन बार्स में क्या होता है? सर रेटिंग वगैरह का। रेटिंग और उसके अलावा टाइमिंग का कुछ रिव्यूज और भी होता होते है? हैं। स्टार्स स्टार्स, रेटिंग्स, रिव्यूज। टाइमिंग का कुछ और होता है कि बार्स आ रही यस होती हैं? सर। यस सर। सर वो टाइमिंग एस्टिमेटेड टाइम बता देंगे आप इतने टाइम में पहुंचेंगे वहां पे। नहीं, टाइमिंग ये कि फॉर एग्जांपल अगर आप उस पे जाते हैं चाय खाना पे, तो इस वक्त रश ज्यादा है, इस वक्त रश कम होगा। सर वो बिल्कुल सर, वो अल्टरनेट रूट्स देता है। नहीं, रूट नहीं, मैं बता रहा हूँ कि चाय खाना पे आपने सर्वे जाना की है, रिपोर्ट आप होती। एक सर होती रिपोर्ट है आती कि है इस जिसमें टाइम। लिखा होता है कि किस वक्त रश ज्यादा होगा, किस वक्त रश कम होगा यस आवरली। जी सर, साथ ओपनिंग टाइम एंड क्लोजिंग टाइम भी दिया होता है। यस, ठीक है। आपके ख्याल में वो कोई बंदा बैठ के डेटा एंटर कर रहा होता होगा? नो सर। कंप्यूटर के नो सर। या गूगल के पास वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही होती होगी? ये आई थिंक सर सैटेलाइट के डेटा थ्रू होता है। एनालिटिक्स। वो रॉ डेटा आपके एंड्रॉयड में जो जीपीएस लगा हुआ है उससे आपके कोऑर्डिनेट्स कनेक्ट कर रहा होता है। उसकी बेस पे उस कलेक्टेड डेटा को, फॉर एग्जांपल एक अगर उस शॉप पे या उस चाय खाना की जो जो स्पॉट है वहाँ पे अगर 10,000 लोगों ने जो है वो विजिट किया है, तो उनको उस इंफॉर्मेशन को एग्रीगेटेड करके आपको जो है वो बार ग्राफ्स दिखा रहा होता है, ग्राफ्स दिखा रहा होता है, जिसकी बेस पे आप डिसीजन ले रहे होते हैं कि यार इस वक्त जो है रश ज़्यादा होगा, इस वक्त रश कम होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ लगी? जी जी सर। अच्छा, यस अब हम सर। देखते हैं कि ये सारा काम ऑटोमेटेड हो रहा होगा। अगर कोई बंदा मैन्युअली बैठ के, फॉर एग्जांपल चाय खाना पे बैठ के जो है वो कभी आपसे किसी ने पूछा होगा कि इस वक्त आपके इर्द गिर्द ज़रा हमें बताएं कि, या गूगल ने भी कभी नहीं पूछा होगा कि इस वक्त हमें बताएं कि जो है वो इर्द गिर्द टेबल्स फुल हैं या नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, वो सारी डेटा इन्फॉर्मेशन सिर्फ लैट्स एंड लॉन्ग्स कलेक्ट करके बाकी जो चीज़ें हैं वो खुद गूगल परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, अगर हम इस जर्नी के अंदर जाएं, डेटा एनालिटिक्स की जर्नी के अंदर, इसके अंदर 4 मेजर स्टेप्स होते हैं। ठीक है, और 5वां फिर इसके बाद मैं जो 5th पॉइंट डिस्कस करूंगा वो डिस्कस करूंगा बिग डेटा के अंदर। ठीक है, सबसे जो पहला स्टेप आता है वो आता है आपका अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है ना वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का कल्चर लाना। ठीक है, जब मैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता हूं तो उससे मुराद क्या होगा, मतलब व्हाट आई वांट टू से, या आप लोगों के ज़हन में क्या आता है? बताएं। सर रिपीट कीजिएगा। सर जो Sir, I चीजें think और it जो means काम that पहले मैनुअली होते थे अब वो आपके सारे जो है वो सॉफ्टवेयर्स पे ट्रांसफर हो गए हैं और एक तरह से सॉफ्टवेयर आसान भी पे हो गए हैं। ट्रांसफर हो गए हैं। और सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए काइंडली। मैं ही पूछ रहा था कि जब हम कहते हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का वर्ड लेते हैं, सुनते हैं, तो हमारे ज़हन में क्या आता है?
Sir, I think it means the transfer of the work from manual processes to the digital process. I mean, if we take the example of attendance, in recent times, attendance was taken on the registers manually by a person, and the ठीक है company has to hire a person for that purpose. And now it also the process are being made by and being performed by the machines. So this is, I think, called digital transformation, that we shifted from manual process to automated processes. ठीक है अगर मैं इसको ये कहूँ कि ऐसे टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस करने की बात की जाती है जिसकी बेस पे मैं जो है वो डेटा को कैप्चर करने की चीज़ें मैनुअली रजिस्टर बेस की बजाय जो है वो ऑटोमेटेड वे में, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल अटेंडेंस की बात की आपने, तो पहले आपको पता है कि अटेंडेंस होती थी कि फॉर एग्जांपल आप आएँ, आप रजिस्टर पे अटेंडेंस लिखें और तब आगे चलेंगे, आप टीचर आपके ब्याह पे लगाता था। अब जो है फेशियल रिकग्निशन, ठीक है, RFID बेस्ड कार्ड्स, ठीक है, या फॉर एग्जांपल कोई और आपके पास डिवाइस है तो डिवाइस की बेस पे खुद ब खुद, जिस तरह GPS की बेस पे फॉर एग्जांपल मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन देखी थी, वो ऐप इंस्टॉल करवा देते थे आपके सिस्टम के ऊपर। जब आप उनके एरिया में इंटर होते थे तो वो खुद ब खुद मार्क कर देती थी कि ये बंदा अब इस एरिया के अंदर आ गया इस टाइम से इस टाइम के अंदर, विच मीन्स कि ये बंदा इस दिन ऑफिस के अंदर प्रेजेंट था। ठीक है, कम हर्डल, कम प्रेशर, सब कुछ, हर चीज़ ऑटोमेटेड हो रही है। ठीक है, जब हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो हम इन चीज़ों की बात करते हैं कि हमने अपने आप को कन्वेंशनल वे ऑफ डेटा कलेक्शन से न्यू वेज ऑफ डेटा कलेक्शन की तरफ लेके जाना है, नंबर 1 चीज़। ठीक है, अच्छा, फिर इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक वर्ड होता है डिजिटाइजेशन का, दूसरा वर्ड होता है डिजिटलाइजेशन का। इन दोनों वर्ड्स के दरमियान का फ़र्क होगा। बताएं। हमने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात की, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को क्लियर किया कि पहला स्टेप ये है कि अगर हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन को डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग के इनेबल करना है तो हमने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाना है। बट जब मैं बात करता हूँ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की, तो उसके अंदर फिर 2 कंपोनेंट्स आते हैं, एक डिजिटाइजेशन और एक डिजिटलाइजेशन। तो इन दोनों वर्ड्स को सुन के आपके माइंड में क्या आता है? सर डिजिटाइजेशन जो है वो एनालॉग को हम डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और सर डिजिटलाइजेशन में हम ये करते हैं कि जो हम एनालॉग और डिजिटल दोनों को हम यूज करते हैं कंपनी के वर्क डन करने में, मतलब अपने काम लेने में। ठीक है, और कोई चीज़ इसके अंदर, बाकी कोई और? सर जैसे अभी भाई ने भी बोला है कि डिजिटाइजेशन जो है वो कन्वर्जन ऑफ एनालॉग टू डिजिटल है। सर जो डिजिटलाइजेशन है उसको हम कह सकते हैं कि वो यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज है, और जो हमारे पास डिजिटाइज डाटा है कि वो काम कैसे कर रहा है, हाउ टू इम्पैक्ट हाउ वर्क गेट्स डन, और हमारे जो कस्टमर कंपनीज हैं वो एक दूसरे से इंगेज और इंटरेक्ट कैसे कर रही हैं। सर हम इसको डिजिटलाइजेशन कहेंगे। ठीक है, डन। तो अगर मैं इसको करूं तो मतलब आंसर ठीक थे। अगर मैं बात करूं डिजिटाइजेशन की, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जो मैं डेटा इंफॉर्मेशन को वो रजिस्टर से वापस जो है वो डेटाबेस के अंदर स्टोर करने की बात कर रहा था, मैं डिजिटाइजेशन की बात कर रहा था। ठीक, जब हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं ना, तो वी मोस्टली टॉक अबाउट कि हमने आउटर वर्ल्ड से इंटरेक्ट करने के लिए कुछ चैनल्स बनाने हैं। फॉर एग्जांपल वेबसाइट की डेवलपमेंट जो है वो डिजिटाइजेशन के अंडर नहीं आएगी, वो डिजिटलाइजेशन के अंडर आएगी। ऐप की डेवलपमेंट जो है वो डिजिटलाइजेशन के अंदर आएगी, बट जो डेटा कलेक्ट कर रही है वो चीज़ हम उसको कहेंगे कि वो डिजिटली मेरा डेटा सेव कर रही है। ठीक है, इसी तरह फॉर एग्जांपल फेसबुक पेज बनाता हूँ तो फेसबुक पेज जो है वो डिजिटाइजेशन के अंदर नहीं आएगा, वो डिजिटलाइजेशन के अंदर आएगा। लिंक्डइन का पेज बनाता हूँ तो वो डिजिटाइजेशन के अंदर नहीं आएगा, वो डिजिटलाइजेशन के अंदर आएगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया? नो सर। सर रिपीट कीजिएगा आप थोड़ा इसको। हाँ, मैं कह रहा था डिजिटाइजेशन की जब हम बात करते हैं ना, वी आर फोकस्ड मोर टूवर्ड्स डेटा, कि मैं डेटा को रजिस्टर्ड ओरिएंटेड टेक्निक या हैंड रिटन टेक्निक से उठ के ऑटोमेटिक कलेक्शन के अंदर ले जाता हूँ। ठीक है, ये हो गया डिजिटाइजेशन। जब फॉर एग्जांपल मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के फेसबुक पेज की बात करूंगा, मैं उसके लिंक्डइन पेज की बात करूंगा, मैं उसके
वेब पेज की बात करूंगा, इसकी ऐप की बात करूंगा, तो वो डिजिटलाइजेशन है कि फॉर एग्जांपल आउटर वर्ल्ड से इंटरेक्ट करने के जो मेथड्स थे, जो चैनल्स थे, वो डिजिटलाइजेशन के अंडर आएंगे। ठीक है, डिजिटाइजेशन इज मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स डेटा कलेक्शन, ठीक है, या डेटा की कन्वर्जन, और डिजिटलाइजेशन इज फोकस्ड टुवर्ड्स इंटरेक्शन विद आउटर वर्ल्ड। ठीक है, तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ये दो चीजें होती हैं। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं स्टेप नंबर 2, ठीक है, जो मेजर स्टेप होता है। स्टेप नंबर 2 क्या होता है कि मैंने डिजिटल ट्रांसफॉर्म कर लिया और हर चीज़ मेरी डिजिटाइज्ड हो गई, डेटा मेरा जो है वो डेटा बेसिस के अंदर स्टोर होना शुरू हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल अब आप ये देखें कि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ठीक है, आप फॉर एग्जांपल नमल का आइडिया लें। नमल इज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन। आपके ख्याल में नमल के अंदर एक डेटाबेस होगा या मल्टीपल डेटाबेसेस होंगे? मल्टीपल सर। मल्टीपल होंगे सर, हर मल्टीपल होंगे, डिपार्टमेंट लेकिन वो लिंक्ड होंगे सारे। वो लिंक्ड होंगे शायद सारे। जी, कंट्रोल एक करा होगा लेकिन बाकी सारे लिंक होंगे इसके साथ। अच्छा, मुझे दूसरा ये बताएं कि नमल के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। हर डिपार्टमेंट एक ही तरीके से डेटा कलेक्ट कर रहा होगा, एक ही फॉर्मेट के अंदर डेटा कलेक्ट कर रहा होगा या डिफरेंट? सर आई थिंक हर डिपार्टमेंट का अपना अपना एक तरीका होगा जिसके जरिए वो डेटा को कर रहा है, या तो फिर एक ये सेम होगा। आई थिंक सेम होगा। इनका ये होगा, मेन डाटा सेम होता होगा सबका और बाकी फर्दर डाटा जो है डिफरेंट होता होगा, लेकिन उनका लिंक है क्योंकि तो वो निकल आता होगा खोलने से, एक भी मतलब आईडी नंबर डालने से या नेम डालने से वो सारी डिटेल निकल आती होगी। आपके ख्याल में सिक्योरिटी वाले डिपार्टमेंट को आपकी फीस सबमिशन का पता होना चाहिए या उसके लिए जरूरत है वो चीज? नहीं सर, उनका ये काम ही नहीं है। नो सर। फाइनेंस वाले बंदे को आपके ग्रेड्स पता होने चाहिए? नो सर, हर डिपार्टमेंट जो उसका रिलेटेड काम है वो करेगा ना। वही करेगा ना सर। ये इदारों को अपनी हदूद में रहना चाहिए सर। यस। तो लाइक कैंटीन वाले बंदे को जो है वो रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। अगेन फॉर एग्जांपल कैंटीन वाले बंदे को आपके जो है वो जो आपकी प्रीवियस डिग्री थी उसके बारे में पता होना चाहिए? नो सर, जरूरी नहीं है। सर वो तो हमें पागल समझेगा कि हमें क्या बता रहे। तो पॉइंट ये है कि हर डिपार्टमेंट जो है वो अपना रिक्वायर्ड डेटा कलेक्ट कर रहा होगा। एक ऑर्गेनाइजेशन जब बड़ी होती है उसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, हर डिपार्टमेंट अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डेटा कलेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो जब ये वाला एस्पेक्ट आता है ना, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होती है तो हम एक नए स्टेप की तरफ मूव करते हैं। डिजिटाइजेशन के बाद जो होता है डेटा वेयर हाउस। अब हम देखते हैं कि डेटा वेयर हाउस क्या होता है। अब फॉर एग्जाम्पल देखें, गवर्नमेंट पाकिस्तान है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल एक और मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अब जिस तरह आप लोगों का जो डीन है, ठीक है, उसके पास पूरी 360 व्यू ऑफ यूनिवर्सिटी होना चाहिए कि यार फॉर एग्जाम्पल क्या कैंटीन पे जो वो हाइजेनिक फूड दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा, सिक्योरिटी वाइज कहीं जो है वो क्लैशेस तो नहीं हो रहे स्टूडेंट्स और सिक्योरिटी गार्ड्स के दरमियान, ठीक है। फाइनेंस वाइज फीसिस की रिकवरी कैसी चल रही है, ठीक है। एचआर वाइज क्या टीचर्स को सैलरीज टाइम पे चल रही हैं। तो डीन या जो टॉप मैनेजमेंट होगी उसको 360 व्यू चाहिए होगा ऑर्गेनाइजेशन का। सारी बात उसको जो बंदा जो काम कर उसकी इंफॉर्मेशन Sir, होनी I चाहिए। think 360 degree view of organization refers to the rector, not dean. I mean, every department has its own dean, and every dean is responsible for his department only. Yes. So 360 तो view जो कह रहे हैं कि refers to rector. हाँ, तो कुछ जो टॉप मैनेजर्स होंगे, जो टॉप मैनेजमेंट टीम होगी, वो 360 व्यू की तरफ इंटरेस्टेड होंगे। सर वो उनको रिपोर्ट करेंगे ना 360 डिग्री ऑफ व्यू ऑर्गेनाइजेशन को। अब मुझे ये बताएं कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हम एजम्पशन लें, ये लें कि एचआर वालों का डेटा जो है वो फाइनेंस वाले नहीं देख सकते, फाइनेंस का डेटा जो है वो एचआर वाले नहीं देख सकते, ठीक है। इसी तरह ग्रेडियंट्स का डेटा एचआर और फाइनेंस वाले नहीं देख सकते। अगर डायरेक्टर साहब ने एक रिपोर्ट निकलवानी है या एक इनसाइट करनी है कि क्या फॉर एग्जांपल फीसेस कम होने करने से क्या जो है वो लोगों की फॉर एग्जांपल ग्रेड्स इंप्रूव होते हैं कि नहीं होते, ठीक है, तो डायरेक्टर साहब को ये एनालिसिस कौन करके देगा, कैसे होगा?
जी जी, सर फीसिस तो कम नहीं होगी। एक अजम्पशन है ना कि अगर फीसिस कम करने से क्या स्टूडेंट्स के ग्रेड्स बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते? सर उससे एडमिशन बढ़ सकते हैं। सर एडमिशन बढ़ सकते हैं, ग्रेड्स तो नहीं सर बढ़ेंगे। एडमिशन बढ़ सकते हैं, ग्रेड्स तो सर जिसने नहीं पढ़ना तो उसे नहीं पढ़ना होगा। ग्रेड्स तभी बढ़ कह सकते रहा हैं हूँ कि जब आप अगर स्टडी वो करेंगे। देखिए फ्री भी कर दें क्वेश्चन तो मेरा ग्रेड्स नहीं सुनिए, बढ़ने। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर डायरेक्टर ने ऐसा हो सकता है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते फीसेस लेकिन होते वो लाइक हैं। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है कि इसका आंसर क्या होगा? फॉर एग्जांपल बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, मैं पूछ रहा हूँ कि अगर डायरेक्टर को ये एनालिसिस करना पड़ जाए, ठीक है, तो वो क्या करेगा? फॉर एग्जांपल एचआर वाले बंदे को अलग कॉल, सॉरी ग्रेड्स वाले डिपार्टमेंट को अलग फोन करेगा, और आपका जो फाइनेंस वाला डिपार्टमेंट नो उसको सर, अलग फोन करेगा। नो सर। सर वो एक ही नोटिफिकेशन इशू करेंगे ना ताकि रेगुलेट होगा। ठीक है, एक ही नोटिफिकेशन इशू करेंगे, बट स्टिल लाइक डिपार्टमेंट्स पे दो अलग अलग इन्वॉल्व होंगे ना। यस सर वो लिंक होंगे ना। Sir, he will have to collect the data from both the departments and then compile the data and then take the decision on the basis of that यस, ठीक है, data. वो दोनों अगर एक ही नोटिस इश्यू करते हैं तो दोनों डिपार्टमेंट्स अलग अलग काम करेंगे, अलग अलग लोग मिलेंगे, ठीक है। अगर नोटिस इशू करते हैं तो फिर भी टाइम लगेगा, लाइक कह लेंगे 4-5 दिन लग जाएंगे, 2-3 दिन लग जाएंगे, कुछ टाइम तो लगेगा ना। सारी बात सर, वो टाइम तो लगेगा, उसको प्रोसेस होता है इसका एक। अगर डायरेक्टर साहब ने ये इनसाइट्स क्रॉस डायमेंशनल इनसाइट देखनी है तो उनको टाइम लगेगा, ठीक है। तो इस टाइम को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, एग्जेक्टिव्स के लिए जो टॉप मैनेजर्स होते हैं या जो डिसीजन मेकर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन, उनके लिए 360 व्यू बनाने की फिर कोशिश करते हैं, क्योंकि मेनली डिसीजन उन्होंने लेने होते हैं, ठीक है। तो और अब हम बात करें डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग की, तो डिजिटाइजेशन तो होगी, बट अगला स्टेप ये होना चाहिए कि जो सारा डेटा है वो एक ही छत के नीचे इकट्ठा हो, ठीक है, या एक ही पॉइंट पे कलेक्टेड और आपस में इंटीग्रेटेड हो, ताकि जो एग्जेक्टिव्स हैं उनको डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग करने के अंदर बार बार नोटिस ना इशू करने पड़े। आप इमेजिन करें, ये मैंने एक एग्जांपल की थी, डायरेक्टर ने दिन में बैठ के 100 डिसीजंस करने होंगे, ही कैन नॉट इशू हंड्रेड्स ऑफ नोटिस, ठीक है, टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स टू मेक डिसीजन। उसको हमने हेल्प करना है कि यार वो अपनी स्क्रीन पे बैठा फैक्ट्स एंड फिगर्स या डेटा की बेस पे जो है, तो इस चीज को सपोर्ट करने की हम बात करते हैं डेटा वेयर हाउस की और 360 डिग्री व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। अब हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की एग्जांपल लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर वापडा एक डिपार्टमेंट है, पीटीसीएल एक ऑर्गेनाइजेशन है, पीआईए एक ऑर्गेनाइजेशन है, एफबीआर एक ऑर्गेनाइजेशन है, पुलिस एक ऑर्गेनाइजेशन है, बैंक से एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब इमेजिन ये करें कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल किसी क्रिमिनल की इन्वेस्टिगेशन करनी है, ठीक है, कि ये बंदा जो है वो फॉर एग्जांपल इसकी मुझे थोड़ी रिपोर्ट या प्रोफाइल बना के लाके दो कि ये बंदा किस तरह का है, तो अगेन मैं वही नोटिस वाली बात करूं कि मैं वापडा को अलग नोटिस इशू करूं कि भाई इसके नाम पे बिजली के मीटर कितने थे, पीटीसीएल को अलग करूं कि भाई इसके घर कितने एमबी का इंटरनेट लगा हुआ था, पीआईए को अलग करूं कि यार इसने जो है वो फॉर एग्जांपल कितनी फ्लाइट्स ली थी, एफबीआर में देखो टैक्सेशन क्या है, तो इन्वेस्टिगेशन कितनी लंबी हो जाएगी? यस सर लंबी हो जाएगी, ठीक है, प्रोसेस हम लंबा है। इसलिए कोशिश, हाँ अब देखें वापडा डिजिटाइज हो गया, हमें ये पता है कि उसने डेटा कलेक्ट कर रहा है, पीटीसीएल डिजिटाइज हो गया, पीआईए डिजिटाइज हो गया, ये अपनी अपनी जगह डिजिटाइज हो गए हैं। बट जो अगला प्रॉब्लम वो आता है कि जब हमने चीज़ों को क्रॉस डायमेंशनली देखना होता है तो इट बिकम्स टाइम कंज्यूमिंग, इसलिए हम फिर डेटा वेयर हाउस लाते हैं कि हम डेटा को जहाँ पे कलेक्ट हो रहा है वहाँ से पिक करके एक सेंट्रल रेपोजिटरी के अंदर लाएं, ताकि डेटा का जो क्रॉस डायमेंशनल व्यू है बिल्ड करना मेरे लिए आसान हो। अगर फॉर एग्जांपल नादरा के पास एक ऐसा एक अलग से वो डेटाबेस बना लें जिसके अंदर एक सीएनसी के क्रॉस हर डायमेंशन से डेटा आ रहा हो, और अब इमेजिन करें आप हर किसी को लेटर इशू करने के बजाय नादरा जो है वो फॉर एग्जांपल एक वेब पोर्टल जो है वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को दे दे कि यार ये वेब पोर्टल है, आप इस पर सीएनसी इंटर करेंगे तो आपको देन देन हर चीज़ इन्फॉर्मेशन नजर आ जाएगी, ठीक है। तो क्या जो जो इन्वेस्टिगेशन है वो फास्ट होगी? जी सर फास्ट होगी, पर देयर इज अ चांस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन इन द डेटा। मिस रिप्रेजेंटेशन किस तरह? यस सर, आई मीन जब सर ज्यादा लोगों के पास डाटा होगा तो ज्यादा के पास आप उसको एडिट तो नहीं कर सकते, लेकिन मे बी कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या कोई इस तरह का केस, मतलब कुछ भी हो सकता है। वो डाटा एडिट कल्चर, अगर एक जगह सारा डाटा पड़ा हुआ है तो आप उसको मिस रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखें डेटा जो है, डेटा यहाँ पे आके डेटा वेयर हाउस के अंदर एडिट नहीं हो रहा, सिर्फ रिपोर्ट हो रहा है, एडिट यहीं पे हो रहा है।
Okay, वापडा का डेटा वापडा ही एडिट कर सकता है, पीटीसीएल का डेटा पीटीसीएल ही कर सकता है। हम यहाँ से डेटा सारा उठा के एक किस्म का कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, डेली बेसिस पे, आवरली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे। यस सर, जाहिर बात है जो डिपार्टमेंट जिससे रिलेटेड वो अपना डेटा अपना डेटा भेजेगा। यस, ठीक है। तो वो डेटा यहाँ पे आके चेंज नहीं होगा, यहाँ पे आके डेटा सिर्फ एनालाइज या प्रोसेस होगा। यस, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम बैरियर कवर करते हैं, हम वो ये कवर करते हैं कि एक छत के नीचे सारा डेटा इकट्ठा कर लें। अच्छा, अब इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं। आप ये बताएं कि अगर मैंने टेक्स्ट वेडर्स पकड़ने हो अभी आजकल, ठीक है, विदाउट अ डेटा वेयर हाउस, तो मैं कैसे पकड़ सकता हूँ? सर एफबीआर से टेक्स्ट डिटेक्शन प्रोसेस से पुलिस पूछ वालों को सकते साथ रख के सर। एफबीआर के पास तो अभी ये डेटा होगा कि ये बंदा टैक्स देता नहीं देता, या इसने कितना दिया है। सर ये डेटा उन्हीं के पास होता है टैक्सेस का। अगर यही डेटा वेयर हाउस नादरा अगर बना ले, तो फिर आप ये बताएं कि फिर टेक्स्ट ये इजीली पकड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। सर नादरा से तो बेसिक जो है सर हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि इस बंदे का बैकग्राउंड की, जिस तरह वो उसका आईडी कार्ड से पता चलता है। अगर नादरा ने डेटा वेयर हाउस बना लिया हुआ, तो फिर आप देखें क्यूरी के अंदर मैं मिलियंस ऑफ टेक्स्ट वेजेस पकड़ सकता हूँ। फॉर एग्जांपल एक बंदा टैक्स 0 दे रहा है, उसकी जब मैं फ्लाइट्स देखता हूँ तो वो भाईजान 6 दफ़ा यूएस से गए हुए हैं 1 साल के अंदर, ठीक है। उनके पास 2 गाड़ियाँ हैं, ठीक है, और फॉर एग्जांपल उनके पास 4 प्रॉपर्टीज़ हैं और टैक्स वो 0 दे रहा है। सर वो उसकी स्टेटमेंट्स जो होती हैं, बैंक स्टेटमेंट या बाकी जो स्टेटमेंट्स होती हैं, वो चेक करेंगे निकाल के। मैं ये कहना कि अगर डेटा वेयर हाउस बना हो तो ये टेक्स्ट वीएन पकड़ना कितना आसान हो जाएगा। ठीक है। तो पॉइंट हाईलाइट करने की जरूरत है कि डेटा वेयर हाउस आके एक्चुअल में इस डेटा एनालिटिक्स इकोसिस्टम के अंदर कोर वैल्यू ऐड करता है, जहां से डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग की एक्चुअल में फर्स्ट जो कह रहे हैं कि एक किस्म का जो पहला बटन ऑन होता है वो डेटा वेयर हाउस जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनता है, विच मीन्स वी कंसीडर द ऑर्गेनाइजेशन कि यार ये रेडी हो गई है। ठीक है। तो सर कोर वैल्यू मींस यस। अच्छा, अब अगर हम आगे चलें, डेटा वेयर हाउस बन गया तो नेक्स्ट जो स्टेप बनता है ना, नेक्स्ट स्टेप बनता है आपका क्या कहते हैं उसे, अब यहाँ पे ना जब डेटा वेयर हाउस बनेगा ना, पहले क्या चैलेंज था कि डेटा बिखरा हुआ था, हमने डेटा को कंबाइन करके एक जगह इकट्ठा कर दिया। अब जब डेटा एक जगह इकट्ठा हुआ है तो चैलेंज मुझे क्या आना शुरू हुआ कि डेटा बहुत ज़्यादा हो गया, एक ही छत के नीचे बहुत ज़्यादा डेटा हो गया। ठीक है। अगर मैं इसको हाईलाइट करूँ तो अब मुझे एक जो नई फील्ड की तरफ जाना पड़ता है वो होता है बिजनेस इंटेलिजेंस, या इसको मैं कहता हूँ कि रिपोर्टिंग एंड विजुअलाइजेशन का मुझे चैलेंज आना शुरू हो जाता है कि मैं इतने ज़्यादा डेटा को फास्ट पेस के अंदर कैसे विजुअलाइज करूँ। ये तो नहीं हो सकता कि डायरेक्टर साहब सुबह क्यूरी लगाएं और उनको सिस्टम बताएं कि सर आपकी क्यूरी सबमिट होगी और शाम को आएगी। इमेजिन ये करें, आप गूगल पे क्यूरी लगाएं कि मैंने चाय खाना जाना है, वो कहे कि आपकी क्यूरी सबमिट होगी और शाम को आपको रिजल्ट मिलेगा। इस तरह तो नहीं हो सकता। सारी बात है, चाय पीने के लिए पूरा दिन बंदा वेट करता है। ठीक है। तो या अगर ये करे बंदा कि फॉर एग्जांपल ये तो नहीं हो सकता कि गूगल पे आप सर्च करें आपको टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर दे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है। तो इसके लिए जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है डेटा विजुअलाइजेशन का, डैशबोर्ड्स का। हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे पास जितनी भी कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन होती है हम उसको एक जो है एक सेंट्रल डैशबोर्ड के ऊपर जो है वो एक कंसोलिडेटेड डैशबोर्ड के ऊपर जो है वो कंबाइन करके विजुअलाइज करते हैं, ताकि जो बहुत ज़्यादा या प्लेथोरा ऑफ इन्फॉर्मेशन थी उसको जो है हम प्रॉपरली जो है वो विजुअलाइज और प्रॉपरली व्यू कर सकें, या कह लें कि ईजी या लाइक इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो मेरे लिए अब्जॉर्व करना या उसको डाइजेस्ट करना वो मुश्किल ना हो। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक डिफरेंट डैशबोर्ड है जो इसके अंदर है। मैं स्क्रीन दोबारा शेयर करता हूँ, आगे एक शॉर्ट सी वीडियो है, हम शॉर्ट सी वीडियो देखते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट डेटा विजुअलाइजेशन तो हम किसकी बात करते हैं। Visualization is right at the heart of my own work too. I teach global health. And I know having the data is not enough. I have to show it in ways people both enjoy and understand. Now, I'm going to try something I've never done before. Animating the data in real space. Sir, video show नहीं हो रही. It's from the crew. Video show नहीं हो रही?
नो सर। नाम शो हो रहे हैं किसी को नहीं शो हो रही? सर नो वो सर, जूम इधर का हमारे जो तरफ पार्टिसिपेंट्स है वो जूम के पार्टिसिपेंट्स शो हो रहे हैं सर। जस्ट अब हुई है सर। सर अब हो रही है BBC शो। वाला तो देखें यहाँ तक जो हमने हाईलाइट किया पॉइंट, वो हाईलाइट किया था आपका कि क्या कह सकते हैं उसको, कि थर्ड जो बड़ा इशू आया था, पहला इशू ये था कि डेटा ही नहीं था। वी टॉक्ड अबाउट डिजिटलाइजेशन एंड डिजिटलाइजेशन या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। डेटा आ गया तो फिर एक छत के नीचे डेटा नहीं था। देन वी टॉक अबाउट डेटा वेयर हाउस। डेटा वेयर हाउस बन गया तो एक नया प्रॉब्लम आ गया कि यार इतने ज़्यादा डेटा को एनालाइज करें, क्या करें। तो उसके थ्रू जो है वो डेटा विजुअलाइजेशन और डेटा जो बिजनेस इंटेलिजेंस जिसे हम कहते हैं उसकी बातें हुई, ठीक है। अब यहाँ तक भी आ गई हैं चीज़ें। स्टिल जब BI की बात हुई, डेटा विजुअलाइजेशन की बात हुई तो मुझे जो है एक और नया चैलेंज फेस होना शुरू हो गया। वो चैलेंज क्या था? कोई गैस कर सकता है वो चैलेंज क्या हो सकता है? सर क्वेश्चन रिपीट करें मैम। फॉर एग्जाम्पल देखें, मैं अपनी जो स्टोरी लाइन बिल्ड कर रहा हूँ वो ये बिल्ड कर रहा हूँ कि पहला प्रॉब्लम था कि डेटा ही नहीं था। हमने बात की डिजिटाइजेशन होगी तो मैंने कहा कि एक जगह डेटा नहीं था, डिसीजन मेकर्स को बहुत ज़्यादा टाइम लेना पड़ता था डिसीजन लेने के लिए। तो डेटा वेयर हाउस की बात होना शुरू होगी, ठीक है। डेटा वेयर हाउस हो गया तो उसके बाद इशू ये आया कि बहुत ज़्यादा डेटा हो गया, उस डेटा को अब मैं एब्जॉर्ब कैसे करूँ, उसके पे डिसीजन कैसे लूँ, ये क्वेश्चन आना शुरू हो गया। उसके लिए हमने बात कर ली विजुअलाइजेशन की, इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशन की, ठीक है। अब ये बताएं कि एक नया प्रॉब्लम भी पॉपअप हो गया होगा, वो क्या होगा? इम्प्लीमेंटेशन का, या आपके काम का डाटा उठाना है जो आपका यूजफुल हो। यस। अब उसके अंदर से अगला प्रॉब्लम ये था कि सर आपने वो देखें जो कंसीडर आपके करना। डैशबोर्ड्स हैं, जो आपकी विजुअलाइजेशन है, उनकी लिमिटेड स्पेस है। उसके अंदर सिर्फ वही चीज़ें आ सकती हैं जो इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है, जो कि एक्चुअल में वैल्यूएबल होंगी। उस इंपॉर्टेंट डेटा को ढूंढने की अगली नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये था कि इतने ज़्यादा डेटा में से रेलिवेंट डेटा ढूंढना है हमने, ठीक है। अब क्योंकि रेलिवेंट डेटा ढूंढने के लिए मुझे किसी तरह की इंटेलिजेंस की ज़रूरत थी, और वो इंटेलिजेंस होती है ह्यूमन ब्रेन्स के पास, ठीक है, या ह्यूमंस के पास। अब अगर उस एक्सटेंसिव या एक ओशन ऑफ डेटा के अंदर से ह्यूमन ब्रेन्स बैठ के डेटा को कलेक्ट करना या राइट डेटा ढूंढना शुरू करेंगे, इट विल बिकम टू मच टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल नमल के जो डायरेक्टर हैं वो ये पूछते हैं कि यार फॉर एग्जांपल जो है वो आजकल जो है वो कह लें कि लाइक HR का डिपार्टमेंट है, जो देख रहे होते हैं कि स्टूडेंट का फॉर एग्जांपल एक हैप्पीनेस फैक्टर देख रहे होते हैं कि जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब वो गिर गया तो अब डायरेक्टर ने देखना है कि यार क्यों गिरा, वाई टाइप के आंसर उठना शुरू हो गए कि यार क्यों गिरा है, ठीक है। ये तो मुझे पता लग गया टाइमली के गिर गया, बट गिरा क्यों है ये इंडेक्स, ठीक है। मेरे स्टूडेंट्स को खुश होना चाहिए, उनको एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। या कह लें जॉब प्लेसमेंट की जो रेशियो है वो नंबर की गिर गई है, ठीक है। तो डायरेक्टर ये पूछेगा यार क्यों गिर गई है, उसको वाई का रीज़न चाहिए। अब अगेन इतने ज़्यादा डेटा के अंदर से मैनुअली अगर हम उसको एनालाइज करेंगे तो इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सेकेंडली, टाइम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है अपॉर्चुनिटी विंडो की बात होती है कि अगर फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टर को आफ्टर अ मंथ या आफ्टर 10 डेज पता लगेगा कि यार जॉब प्लेसमेंट गिर गई है, तो वो 10 दिन जो है वो ज़ाया हो गया, ठीक है। तो इसमें फिर क्या होता है कि यहाँ से बात होती है डेटा साइंस, AI, और ये टर्म बज़वर्ड स्टार्ट होते हैं, जहाँ पे हम कोशिश ये करते हैं कि जो मशीन्स के अंदर डेटा स्टोर्ड है उस डेटा को एनालाइज करने के लिए मशीन्स को हम इंटेलिजेंट बनाएं कि वो खुद ही डेटा को एनालाइज करके मुझे जो वाई का एक टू द पॉइंट आंसर है वो मुझे आंसर कर सके कि यार ये आंसर है वाई का, ठीक है। तो जो स्टेप नंबर 4 था वो ये होता था कि हम जो है वो जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको रिप्लेस नहीं करते, बल्कि उनका मैक्सिमम काम जो है वो मशीन्स पे ऑफलोड करने की बात करते हैं, क्योंकि अब डेटा बहुत ज़्यादा हो गया। आप इमेजिन ये करें कि फॉर एग्जांपल नादरा अगर डेटा वेयर हाउस बनाता है तो उसके अंदर 1000 ऑफ जो है वो पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो क्या कहते हैं उसे, उन 1000 पॉइंट में से रेलिवेंट या एक जो मुझे डेटा चाहिए या वाई का आंसर कौन सा पॉइंट आंसर करेगा वो ढूंढने के लिए मुझे टाइम चाहिए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये मुझे मशीन बताना शुरू कर दे। तो इस कॉन्सेप्ट को हम जो है वो AI या मशीन लर्निंग कहते हैं, ठीक है। और जो मैं पहले शुरू में आपको बताया था कि बिग डेटा इज जस्ट अ कैरेट इन द स्टिक, ठीक है, ऑन टॉप ऑफ स्टिक। तो इस जर्नी के अंदर अभी फिर एंड पे जाके ना हम बिग डेटा को टच करते हैं कि वो कहाँ पे आता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर ये होता था कि हम ये करते हैं कि जो मेन अगर देखें ना तो ये जो इंटेलिजेंस हम कैसे कंसीडर करते हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि
हम जब कहते हैं कि यार ये बंदा इंटेलिजेंट है या ये बंदा बड़ा एक्सपोजर वाला है, ठीक है, वो इंटेलिजेंट और एक्सपोजर किस बेस पे होता है? या वो प्रैक्टिस की बेस पे होगा, ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ किसी बंदे को मैथ बहुत अच्छी आती है, डेफिनेटली उसने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि यार ये बंदा बड़ा मेच्योर है, ये हमेशा राइट डिसीजन लेता है, विच मीन्स उसका एक्सपोजर बहुत अच्छा होगा। यही दो चीज़ें होंगी ना सर 90% स्किल्स भी टाइम, ठीक है। हाँ, स्किल्स भी कह सकते हैं, बट स्किल्स भी तो वो प्रैक्टिस और प्रीवियस किसी और के नॉलेज से सीखे होंगे ना उसने। हम फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आते हैं तो हम जो हमारे हमारे टीचर्स के पास, हमारे लेक्चरर्स के पास, हमारे प्रोफेसर्स के पास एक स्किल होता है, एक नॉलेज होता है, वो नॉलेज जो है वो आप तक ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि हमने जब मशीन ह्यूमंस को मशीन से रिप्लेस की बात करते हैं तो हम बात करते हैं इंटेलिजेंट मशीन से रिप्लेस करने की, ताकि वो ह्यूमंस की तरह मिमिक कर सकें। इसमें जो कोर रोल होता है ना वो होता है डेटा का, कि पहले क्या होता था कि डेटा हम कैप्चर नहीं करते थे, ठीक है, तो हमें जो है फैक्ट्स एंड फिगर्स रेडली नहीं अवेलेबल होते थे। अब हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं ना, एक्चुअल में वो जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं वो एक्सपीरियंस होता है, वो नॉलेज होती है, वो इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि अगर डेटा मेरे पास पड़ा हुआ है तो मुझे उस डेटा के अंदर इनसाइट्स हैं, सिर्फ मैं उनको ढूंढ के प्रॉपरली यूज़ करना है तो मेरी मशीन जो है वो प्रॉपरली इंटेलिजेंट हो जाएगी। तो डेटा को हम क्या कंसिडर करते हैं कि वी कंसिडर इट एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ क्या कह लें उसको, एक्सपीरियंस, नॉलेज या इंफॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, फिर इसके अंदर आगे चलें तो हम ये बात कर रहे थे कि हमने डेटा को मशीन्स को दे दें और यूजिंग एआई या पर्टिकुलर जो मशीन लर्निंग वाली टेक्निक्स हैं इनको यूज़ करते हुए हम चीज़ों को जो है वो फर्दर इंटेलिजेंट बनाएं या मशीन्स को इंटेलिजेंट बनाएं। फिर इसके अंदर भी 3 स्टेप्स होते हैं, या कह लें कि 3 डिफरेंट डोमेन्स होती हैं। मैं इनकी डेप्थ में जाऊंगा, बट मेजर जो बड़ी डोमेन है एआई है, उस एआई को या मशीन को आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बनाने के लिए वर्ड पे गौर करें, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस, कि हम मशीन्स के अंदर आर्टिफिशियली उनको इंटेलिजेंट बनाते हैं यूजिंग डेटा, ठीक है। और मशीन्स को आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बनाने के लिए जो हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं वो आजकल मेजर मार्केट के अंदर एआई और डीप लर्निंग के 2 बड़े पिलर्स हैं, ठीक है। ये नीचे टाइम वाइज नीचे आपका है कि ये बज़ वर्ड कैसे हाईलाइट होना शुरू हुए। मशीन लर्निंग का एआई का वर्ड 1950 से पॉपअप होना शुरू हुआ, मशीन लर्निंग का वर्ड 1990 से पॉपअप होना शुरू हुआ, डीप लर्निंग का वर्ड 2015 एंड 16 ऑनवर्ड पॉपअप होना शुरू हुआ। बट दीज आर जस्ट दी टेक्निक्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अच्छा, जो नेक्स्ट चीज़ है वो है अब एक्सटेंबिलिटी, कि अगर हो गया काम, ठीक है, तो उसके अंदर जो है फॉर एग्जांपल हमने एक्सटेंबिलिटी डिफाइन करना है। यहाँ पे कुछ यूज़ केसेस हैं उनको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, ठीक है, और फिर हम आगे चलते हैं और अब हम चलते हैं कि अच्छा ये ठीक है, वो जो आगे कैरेट लटकी थी वो एक्चुअल में क्या थी। अच्छा, एक्सटेंबिलिटी की बात करें तो आप में से हाउस ऑफ कार्ड्स लोगों ने देखा होगा। हाउस ऑफ कार्ड्स जो है वो नेटफ्लिक्स के सारे डेटा को एनालाइज करने के बाद जो है उसके प्रोड्यूसर ने या नेटफ्लिक्स ने डिसाइड किया था कि हम हाउस ऑफ कार्ड्स बनाएंगे। हाउस ऑफ कार्ड इज बेसिकली अ न्यूअर वर्जन ऑफ अ यूके बेस्ड सीरीज, ठीक है। आप लोगों में से अक्सर लोगों ने हाउस ऑफ कार्ड सुना होगा या नहीं सुना होगा कि हाउस ऑफ कार्ड क्या है? नो सर। नहीं सर, नहीं सुना। सर सीरीज है। हाउस ऑफ कार्ड नेटफ्लिक्स पे कह लें कि अभी तक टिल द टाइम जो सबसे मोस्ट फेमस जो आपका था ना सीजन, वो हाउस ऑफ कार्ड है। जो पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूँ कि उन्होंने मोस्ट सीजन बनाने के लिए ह्यूमंस पे डिपेंडेंट नहीं थे, वो उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और डीप लर्निंग जैसी टेक्निक्स यूज़ की। पहले सारी जर्नी कवर की, कि डिजिटाइजेशन कवर की, डेटा वेयर हाउस बनाया, विजुअलाइजेशन की, फिर एआई वाली साइड पे आए। उनको ये हिडन पैटर्न्स मिले डेटा के अंदर से कि यार फॉर एग्जांपल लोग जो हैं वो यूके बेस्ड वर्जन ऑफ हाउस ऑफ कार्ड बहुत ज़्यादा देखते हैं। सेकंड, उनको इनसाइट ये मिली कि फॉर एग्जांपल लोग जो हैं वो क्या कहते हैं उसको, केविन स्पेसी, ये जो एक्टर बैठा हुआ है केविन स्पेसी, इसको बहुत ज़्यादा देखते हैं। फिर उसके बाद जो है जो डायरेक्टर होता है, एक पर्टिकुलर उसका नाम है मुझे भूल गया, सॉरी, उसकी मूवीज़ बहुत देखते हैं। देन दे केम अप विद द आइडिया कि अगर हम फॉर एग्जांपल यूके के हाउस ऑफ कार्ड का खरीदें, देन उसके बाद जो है वो फॉर एग्जांपल हम जो है वो राइट्स खरीदें, केविन स्पेसी को ऑन बोर्ड करें और डायरेक्टर को कहें, और हम इसको रीन्यू करके रीलॉन्च करते हैं हाउस ऑफ कार्ड्स को, ठीक है। बेस्ड ऑन इनसाइट्स उन्होंने एक डिसीजन लिया कि एक नया हाउस ऑफ कार्ड आना चाहिए, और ये सीज़न इतना सक्सेसफुल था कि नेटफ्लिक्स की आज जो ग्रोथ है
वो 100% एट्रीब्यूट की जाती है हाउस ऑफ कार्ड की सक्सेस के साथ, कि अगर हाउस ऑफ कार्ड इतना रेवेन्यू या इतनी ग्रोथ ना दिखाता तो कभी भी नेटफ्लिक्स आज नेटफ्लिक्स ना होता। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि उन इनसाइट्स को आगे यूज़ करना। फिर नेक्स्ट जो है वो फॉर एग्जांपल आपका आ गया तेज़ फाइनेंशियल पाकिस्तान के अंदर एक ऐप है, अगर आपको इंस्टेंट माइक्रो लोन चाहिए फिर विद इन सेकेंड्स अपनी मोबाइल ऐप से, ठीक है, तो आप तेज़ फाइनेंशियल से ले सकते हैं। वो भी ये कर रहे हैं कि आपके मोबाइल के थ्रू आपका डेटा कलेक्ट करते हैं, उसके ऊपर डिफरेंट इनसाइट्स रन करते हैं और उनकी बेस पे जो है ना वो सारी चीज़ें रन करते हैं और आपका फाइनल डिसीजन लेते हैं। फिर इस टेलीनॉर की एक ऐप है कि टेलीनॉर की ऐप पे आप जाएं तो वहाँ पे उन्होंने अब डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी बनाए हुए, बल्कि अगर आप उसको ओपन करें, अभी आप सब अगर फॉर एग्जांपल फैमिली में सब बंदों के पास टेलीनॉर ऐप की ऐप इंस्टॉल करवाइएगा, आप देखिएगा उस पर सेम प्रोडक्ट डिफरेंट लोगों को डिफरेंट प्राइसिंग के साथ पिच हो रहा होगा। ठीक है, उसकी मेन रीज़न यही है कि उन्होंने AI ड्रिवन कस्टमाइज प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपकी ऐप के ऊपर प्लेस कर दिए हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट एक्शनबिलिटी की एग्जांपल्स हैं। एक और एग्जांपल बड़ी इंपॉर्टेंट है, ट्रम्प का इलेक्शन या जो है वो कैम्ब्रिज एनालिटिका की एप्लीकेशन, जो कहते हैं कि फॉर एग्जांपल जो बेसिकली जो चीज़ें चेंज हुई ट्रम्प के इलेक्शन में या यूके में ब्रेक्सिट की कैंपेन के पीछे, उसके पीछे एक डेटा एनालिटिक्स ओरिएंटेड कंपनी थी, ठीक है, जिसका नाम था कैम्ब्रिज एनालिटिका। उससे रिलेटेड शॉर्ट वीडियो है, वो देखते हैं, तब देन हम आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं। Meet Donald Trump's mind readers quietly crunching away 5,000 pieces of data about every American adult. They're trying to get to know you better than you know yourself. They are psychological profilers, and their aim to persuade you to vote for Donald Trump with political ads that match your personality. Alexander Nix is the CEO behind the elite brains at Cambridge Analytica. I think the data is extremely robust and proven to be so time and again. So confident, in fact, that he's writing down the name of the next US president. Their big data goes beyond your voter profile or even your magazine subscription. This is micro-targeting with psychological profiling, and this is how it works. Using a survey placed on social media, they ask users to take a personality test. The answers group people under personality types. They then combine it with your voting history, what you buy, where you shop, and even what you watch on TV. With that, they say they can predict the personality of every single adult in the United States. And it doesn't end there. We can match them to cookies to serve people adverts through social media and digitally, or we can match these data to television set-top box viewing data so that we can understand where the audiences that we're interested in, what programs they're watching, and we can then serve them messages during those shows. A hyper-targeted message that they say helped Ted Cruz build support in the Republican primaries. These two adverts show how the same message is tweaked by Cambridge Analytica to target two very different personalities. One a relaxed leader, the other a traditionalist. All of this data and micro-targeting doesn't, turn a bad candidate into a good candidate, doesn't turn, voters who are Democrats into Republicans. But if you're going to spend $1 billion, you want to be really ruthless about making sure that you're focusing on the right people. And that is why this little-known company has become such a powerful tool in politics. They had previously worked for the Brexit, the Leave campaign right here in the UK. And now Donald Trump is paying them $5 million in September alone in the hope their profiling will take him all the way to the White House. Isa Suarez, CNN, London. तो पॉइंट ये हाईलाइट करने की कोशिश की Sir, गई I कि have जहाँ something तक to add on this video. जी sure. So actually, this video is totally concerned with the data, the use of data by the Trump and America in different fields. I have been reading a book from last 1 month. Its name is 21 Lessons for 21st Century. It is written by Yuval Noah. He is Israel writer, and the chapter number 3 of this book is totally related with the data. I mean, this chapter is started with big data is watching you. Some of the terms mentioned in this book is that digital dictatorship, that the future arise of digital dictatorship, and the data will rule all over the world. And after that, in chapter number 4, he added that those who own the data own the future. One paragraph I want to add, if you allow me to do. Yes, please.
Sir, he said in chapter number 4 that those who own the data owns the future, and he said that if we want to prevent the concentration of the wealth and power in the hands of a small elite, the key is to regulate the ownership of data. In ancient times, the land was an important asset in the world. Politics was the struggle to control the land. And if too much land becomes concentrated in few hands, society split into the communers. In the modern era, machines and factories become the more important than land and politics. But in 21st century, however, data will replace both the land and machinery, as most important asset is data, and the politics will be struggle to control the flow of data. If the data becomes concentrated in too few hands, mankind will be split into different species. I think so this is relatable to today's. Yes, I would also recommend you another book. You seems to be a good book reader. Age of AI by Salman Lakhani. He's a Pakistani and working in Sir, Harvard. please repeat the name. Age of AI by Salman Lakhani. Age of AI. Okay. Artificial intelligence. Yes. ठीक है. Okay. इस बुक को देखिएगा, इसमें ना फुल फ्लैज के हाउ, ये तो हो गया ना पॉलिसी ओरिएंटेड या गवर्नमेंट ओरिएंटेड आपने एस्पेक्ट बता दिया, ठीक है, बट ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेड एस्पेक्ट इसके अंदर बड़ा इन डेप्थ कवर किया गया हुआ है. एज ऑफ एआई बाय सलमान लखानी. ओके सर, ठीक है, थैंक यू. अच्छा, अभी हम आगे चलते हैं. अब हम ये चलते हैं कि यार वो शुरू में जो बिग डेटा का बज़ वर्ड था वो कहाँ गायब हो गया इस पूरी डिस्कशन के अंदर. ठीक है, अब मैं उस चीज़ को कवर करता हूँ और यहाँ पे मैं हेल्प लूंगा वाइट बोर्ड की. देखें, बात हो रही है डेटा एनालिटिक्स की. जो बड़ा ऑब्जेक्टिव है वो है, जो डायरेक्टली या विजन वाइज जो चीज़ें हैं वो है डेटा एनालिटिक्स, कि हमें हर ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, हर क्या कह लें उसे, गवर्नमेंट को हमने डेटा एनालिटिक्स पे एनेबल करना है. ठीक है, अब इस एनेबलमेंट के अंदर हर स्टेप पे चैलेंजेस हैं और हर चैलेंज का एक सोल्यूशन है. जिस तरह मैंने अपनी स्टोरी लाइन बिल्ड की, उसके अंदर भी यही था कि 1 बाय 1 चैलेंज एड्रेस करता है और 1 बाय 1 सोल्यूशन देता है. ठीक है, अब जो नेक्स्ट बिग चैलेंज है जहाँ पे वो बिग डेटा की बज़ वर्ड आता है या बिग डेटा अपना आपके रियलिटी पिक्चर देता है, तो देखें कुछ चीज़ें जो है ना वो ग्रो करनी है. पर्टिकुलरली सबसे बड़ा जो एलिमेंट है ना वो है डेटा का एलिमेंट, कि डेटा इज ग्रोइंग. अगर आप फॉर एग्जांपल इसके अंदर ग्राफ को मैं ये बताऊं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे रखूं कि 1990 रखूं और यहाँ पे 2020 रखूं, तो डेटा इज ग्रोइंग. ठीक है, जो वॉल. फिर उसके बाद एक और चीज़ है कि पहले हम फॉर एग्जांपल पहले डेटा होता था रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में. अब डेटा की जो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइज ऑफ डेटा. फिर जो अगली चीज़ हाईलाइट कर रहा हूँ कि वैरायटी ऑफ डेटा, जो नेक्स्ट चीज़ है कि आज से 1990 में आप सिंपल एग्जांपल ये चेक करें कि फॉर एग्जांपल आज से पहले वीडियो फॉर्मेट के अंदर सिर्फ एक वीडियो फॉर्मेट होता था. आजकल आपको MP4 मिलेंगे, MP4 मिलेंगे, MA4 मिलेंगे, MKV मिलेंगे. एक ही डेटा के मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन आ गए हैं. वॉल्यूम मतलब वैरायटी ऑफ डेटा बढ़ती जा रही है. फिर जो थर्ड चीज़ है, अगर मैं इसके अंदर हाईलाइट करूं तो एक और एलिमेंट है वेलोसिटी. आप इमेजिन ये करें कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का डेटा कलेक्शन पर सेकंड या पर मिनट जो डेटा कलेक्शन का वॉल्यूम होगा वो फेसबुक के डेटा वॉल्यूम कलेक्शन पर सेकंड या पर मिनट से कंपेरेबल नहीं है. ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ डेटा जनरेशन पर सेकंड जो है वो चेंज हो रही है. ठीक है, अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ से हम 3 वर्ड्स आगे लेके जाते हैं. एक वॉल्यूम ऑफ डेटा, दूसरा जो है वो वैरायटी ऑफ डेटा, ठीक है, थर्ड जो है वो वेलोसिटी ऑफ डेटा. हम इसको कहते हैं 3 V's ऑफ डेटा. ये डेटा के क्रॉस एंड ऑब्जेक्टिव जो है वो जो स्टिक है या वो जो बंदे को मैं डायरेक्टली मूव करना चाह रहा हूँ वो मैं मूव करना चाह रहा हूँ डेटा एनालिटिक्स की तरफ. बट इसके अंदर मुझे जो है अब चैलेंज आना शुरू हो गया. वॉल्यूम वाइज डेटा बढ़ता जा रहा है, वैरायटी ऑफ डेटा बढ़ती जा रही है, वेलोसिटी ऑफ डेटा बढ़ती जा रही है. ठीक है, जब मैं इन 3 V's को देखता हूं तो होता क्या है कि ओवर द टाइम फॉर एग्जांपल कैपेबिलिटी वाइज, क्योंकि या टूल्स वाइज
अगर मैं यहाँ से चलूँ फॉर एग्जांपल ये तीनों दोबारा ये ड्रॉ करूँ लाइंस जो मैंने 3 V's बताए हैं, जिसके अंदर क्या है, वॉल्यूम है, वैरायटी है और वेलोसिटी है। तो आता क्या है कि फॉर एग्जांपल जब 1990 से हम इस तरफ मूव कर रहे थे तो दरमियान में ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा पॉइंट फेस करती हैं जहां पे जो मेरे कन्वेंशनल टूल्स या कन्वेंशनल डेटा स्टोरेज के मेथड्स हैं या डेटा प्रोसेसिंग के मेथड्स हैं वो इनफ नहीं रहते, ठीक है। तब मुझे जो है वो न्यू टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज की तरफ मूव करना पड़ता है। जब मैं बिग डेटा की बात करता हूं या मैं कहूं कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे मुझे कन्वेंशनल टूल्स एंड टेक्नोलॉजी सपोर्ट ना कर रहे हो, तब जाके मैं ये कहूंगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये ट्रू सेंस में बिग डेटा का प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रही है। पॉइंट समझे आप, ठीक है। अगर मैं इसको मैं आगे जाके और फर्दर ये करूं तो जो चीज़ हाईलाइट करने वाली है वो ये है कि जो डेटा एनालिटिक्स है इट्स नीड ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बट जो बिग डेटा है इसमें क्या है कि नॉट एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज फेसिंग बिग डेटा, ये बिग डेटा है, बिग डेटा प्रॉब्लम। ये पॉइंट आपको समझ लगी कि डेटा के बिग डेटा के जो टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज हैं दे आर जस्ट अनदर मीन टू अनेबल एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर डेटा एनालिटिक्स। और बिग डेटा के जो टूल्स हैं, बिग डेटा का जो स्टैक है वो हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं है, ठीक है। ये खाली उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के लिए है जिनका डेटा ह्यूज वॉल्यूम के अंदर है। इसकी मैं एक अक्सर जगह एक लोकलाइज की एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अपने सामने रखता हूँ राहत लोकल ब्रांड्स, सेवर, ठीक है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट और देन फॉर एग्जांपल हमारी टेलीकॉम कंपनीज। अगर इसके अंदर मैं यहाँ पे एक ड्रॉ करूँ फॉर एग्जांपल एक चार्ट सा, और यहाँ पे मैं लिखूँ कि डेटा एनालिटिक्स और बिग डेटा। अगर मैं इसके अंदर देखूँ तो राहत को भी डेटा एनालिटिक्स की जरूरत है क्योंकि उसने डे ऑन डे सेल देखनी है, डे ऑन डे हर चीज़ देखनी है, लोगों की अटेंडेंस लगानी है, उसने अपनी सैलरीज कवर करनी है, हर चीज़ कवर करनी है। सेवर को भी चाहिए डेटा एनालिटिक्स, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी डेटा एनालिटिक्स चाहिए, टेलीकॉम कंपनीज को भी चाहिए, ठीक है। बट जो बिग डेटा है वो राहत को नहीं चाहिए, ठीक है, सेवर को नहीं चाहिए। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को बिग डेटा के सॉल्यूशंस चाहिए, टेलीकॉम कंपनीज को चाहिए क्योंकि उनके डेटा के वॉल्यूम्स ह्यूज हैं, ठीक है। और जब हम बात करते हैं बिग डेटा की, या आप भी पहले मुझे ये बताएं यहाँ तक चीज़ें समझ लग गई हैं कि इस पूरी जर्नी के अंदर बिग डेटा कहाँ पे प्लेस इन होता है आगे? यस सर। ठीक है, अच्छा अब हम आगे चलते हैं। तो पहली चीज़ तो ये क्लियर होगी कि बिगर ऑब्जेक्टिव इज डेटा एनालिटिक्स, और डेटा एनालिटिक्स को एनेबल करने के लिए बिग डेटा की जरूरत होती है। अब जब हम बात करते हैं ना बिग डेटा की, तो बिग डेटा इज लाइक कह लें कि इट्स मोर हाईली लिंक्ड with tools and technologies then some sort of कह लें कि डेटा से मतलब मोर देन डेटा, लाइक 3 V's की बेस पे एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसकी बेस पे मैं डिसीजन लेता हूँ कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बिग डेटा चाहिए या नहीं चाहिए। और जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए होता है, अगर यस आ जाता है आंसर उसका, तो विच मीन्स जो टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज मैं यूज कर रहा था एक ऑर्गेनाइजेशन को डेटा एनालिटिक्स के लिए अनेबल करने के लिए, अब मुझे एक डिफरेंट सेट ऑफ टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज चाहिए होंगी, ठीक है। ये बिग डेटा होता है एक्चुअल में। जब हम कहते हैं ना कि ये ऑर्गेनाइजेशन बिग डेटा पे काम कर रही है, तो
तो उनके पास डेटा तो ज़्यादा है ही है, बट मोर इम्पॉर्टेंट जो उसमें एलिमेंट होता है ना, उसमें एलिमेंट ये होता है कि व्हेन वी टॉक अबाउट बिग डेटा देन वी टॉक अबाउट डिफरेंट सेट ऑफ टूल्स। ठीक है, जो दो मेजर टूल्स इसमें यूज होते हैं वो होते हैं आपके हडूप एंड स्पार्क। ठीक है, तो बेसिकली जो टेक्निकल बंदा होगा वो इन टूल्स पे काम कर रहा होगा, और आज की जो ऑडियंस है, जो आप जैसे मेरे लोग जैसे लोग जो फॉर एग्जांपल नॉन आईटी बैकग्राउंड से हैं, वो डेटा एनालिटिक्स पे काम कर रहे होंगे। उनके लिए उनको जो डेटा चाहिए वो बिग डेटा के टूल्स से प्रोसेस होके रेडीमेड फॉर्मेट के अंदर उनको मिल रहा होगा, एआई की डेटा साइंस की लेयर के अंदर, डेटा विजुअलाइजेशन की लेयर के अंदर, या डेटा एनालिसिस की लेयर के अंदर। ठीक है, और अगर मैं इसको आगे फर्दर चल के अगर मैं इसका देखो ना, एक क्विक सा जो एक समरी है कि ये जो डेटा एनालिटिक्स की डोमेन है, इसके अंदर 4 फील्ड्स मैंने आपको बताई थी। फॉर एग्जांपल पहली थी डिजिटाइजेशन की, दूसरी जो है वो डेटा वेयर हाउस की, तीसरी जो है वो विजुअलाइजेशन की, चौथी जो है एआई की। इन सारी चीज़ों को चलने के लिए कोई सेट ऑफ टूल्स चाहिए होते हैं। वो सेट ऑफ टूल्स मैंने 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर दिए हैं। एक जो है वो कन्वेंशनल सिस्टम्स हैं, जिसके अंदर जितने भी फॉर एग्जांपल आपके जो हैं वो ये कन्वेंशनल, आप लोगों ने डेटाबेसेस का नाम सुना होगा, और दूसरी जो है वो बिग डेटा टेक्नोलॉजीज चाहिए होती हैं, जिसके अंदर मैंने बात की है हडूप प्लस स्पार्क की। तो ऑर्गेनाइजेशन डेटा एनालिटिक्स का ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए कैन ऑप्ट फॉर एनी ऑफ द 2 सेट ऑफ टूल्स, या तो ये ऑप्ट कर सकती हैं या फिर बिग डेटा वाला पार्ट ट्रैक कर सकती हैं। ठीक है, तो इट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन टू सिचुएशन। जैसा मैंने बताया कि राहत और सेवर को बिग डेटा की जरूरत नहीं है, बट डेटा एनालिटिक्स इज देयर नीड। ठीक है, इसी तरह गवर्नमेंट पाकिस्तान को जो है वो बिग डेटा की, डेटा एनालिटिक्स की तो जरूरत है ही है, बट उनको जो टूल्स एंड टेक्नोलॉजी यूज करने स्टैंडर्ड सर अक्रॉस। आपकी आवाज बहुत कट रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। एग्जैक्टली बिल्कुल नहीं आ रही, पहले आ रही थी, अब डिस्टॉर्शन थी, फिर खत्म हो गई आवाज। सर डिस्टॉर्शन है, नहीं ठीक आ रही। सर आपका इंटरनेट प्रॉब्लम है, काइंडली इसको चेक कीजिएगा। ओ यार ये कब खत्म होगा यार ये? क्या चीज? मेरी आवाज आ रही है वापस सबको? यस सर, अब आ रही है आपकी आवाज। जी सर आपकी आवाज आ रही है सर। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि ये चीज़ें मस्ट टू हैव हैं, जो आपके ये 4 पिलर्स हैं डेटा एनालिटिक्स के अंदर, ये चारों। ठीक है, इन दोनों के अंदर से हमें चूज करना पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन सिनेरियो टू सिनेरियो कि क्या चीज़ मैंने यूज़ करनी है। ठीक है, अगर मैं आगे चलूँ इसके अंदर, तो जो डिफरेंट कह लें कि उसके अंदर जो चीज़ें हैं, अब कुछ लर्निंग्स हैं इसके अंदर से, फॉर एग्जांपल कुछ पर्सनल लर्निंग्स हैं कि बिग डेटा और उसके अंदर क्या है। अब दूसरा ये चीज़ देखें कि डेटा एनालिटिक्स के क्रॉस या डेटा डिसीजन मेकिंग के क्रॉस मैं अगर फोकस्ड कर दूंगा उसको
HRM की तरफ, HR की तरफ कि फॉर एग्जाम्पल मैंने किस तरह का एम्प्लॉय करना है, हायर लोगों का अप्रेजल मैंने चेक करना है, ठीक है, बट बाकी सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें फिर मैं बस इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके आगे कर लूँगा। कुछ क्विक सी बेसिक्स पर्सनल लर्निंग्स हैं बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। ये जस्ट लास्ट सेक्शन है इसका, जस्ट 5 मिनट्स मोर, एक क्विक सा इंट्रोडक्शन। कि पहला ये है कि हर ऑर्गेनाइजेशन को डेटा एनालिटिक्स इज नीड ऑफ आवर। तो हर ऑर्गेनाइजेशन को क्विकली जो है वो डिजिटाइजेशन की तरफ मूव करना है, इट्स नॉट समथिंग जिसको वो अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके अंदर इशू ये आता है कि जब हम डेटा एनालिटिक्स को चेंज करने की बात लाते हैं तो सबसे बड़ा इशू आता है स्टेटस को का। जब आप डेटा एनालिटिक्स की बात करें किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो प्रीवियस नॉर्म्स एंड कल्चर हैं वो इसके अंदर सबसे बड़ा हर्डल होंगे, ठीक है। फिर सेकेंडली एक जो सबसे बड़ी जो इशू एग्जिस्ट करता है ना, वो ये कहता है कि जब डेटा एनालिटिक्स की बारी आती है ना, डेटा वेयर हाउस की, मशीन लर्निंग की, डेटा साइंस की, तो मसला ये आता है कि लोग ये समझते हैं कि ये खाली आईटी टीम्स का काम है, ये नॉन आईटी टीम्स का काम नहीं है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा हर्डल होता है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है, डेटा एनालिटिक्स इज़ अ रियलिटी, और हर बंदे को डेटा एनालिटिक्स डाउन दी रोड सीखनी पड़ेगी कि ये किस तरह काम करती है। आप बेशक आईटी बैकग्राउंड से हैं, बेशक नॉन आईटी बैकग्राउंड से हैं, तो ये चीज़ मस्ट होनी चाहिए। अब मार्केट के अंदर क्या हो रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टेक्नो कमर्शियल टीम काम कर रही है, मार्केटिंग की टीम है, बट उसके अंदर जो है ना वो फॉर एग्जांपल आईटी के भी बंदे होंगे और कमर्शियल या कह लें नॉन आईटी बैकग्राउंड के भी बंदे होंगे, ठीक है। और अब हो कह रहा है कि अब इंडस्ट्री के अंदर जो है वो कंपनीज ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। एक प्रैक्टिस बनती जा रही है कि डेटा एनालिटिक्स की जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो अब कमर्शियल या नॉन आईटी बैकग्राउंड वाले डिपार्टमेंट्स के नीचे होते हैं, या रिपोर्टिंग टू अ पर्सन जो कि नॉन आईटी बैकग्राउंड से होता है, ठीक है। ये एक लर्निंग है। फिर उसके बाद ये है कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, जो कि फॉर एग्जांपल अपने आप को पोजीशन करती है डेटा ड्रिवन कंपनीज की तरह, वो हमेशा अच्छा परफॉर्म करती है। आप क्रीम की एग्जांपल लें, आप उबर की एग्जांपल लें, आप फेसबुक की एग्जांपल लें, दे आर वेरी मच साउंड विद रिस्पेक्ट टू कमर्शियल प्लस टेक्निकल एस्पेक्ट। ये ऑर्गेनाइजेशन हमेशा ज़्यादा ग्रो करती है। और जो लास्ट जो चीज़ मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँगा, वो ये हाईलाइट करना चाहूँगा आपको, क्या कहते हैं उसे, कि जो बिग डेटा का वर्ड है, इट्स जस्ट अनदर मीन टू अनेबल ऑर्गेनाइजेशन फॉर डेटा एनालिटिक्स। और जब हम बिग डेटा के वर्ड के अंदर आते हैं तो इट्स मोस्टली रिलेटेड टू सेट ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स जो मुझे हेल्प करते हैं उन जो 3 V's के चैलेंजेस हैं उनको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये एक लास्ट वीडियो है, वो मैं प्ले करूँगा एंड पे। तो अगर आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, ठीक है, अदरवाइज रैप अप। और बाकी आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज़ फॉलो डाइस एनालिटिक्स ऑन लिंक्डइन, इट विल बी अ फेवर फॉर मी। और जितनी भी डाइस एनालिटिक्स से रिलेटेड जो एक्टिविटी हो रही है ताकि आप उसको देख सकें। बट फॉर अ क्विक इंट्रोडक्शन ऑफ डाइस एनालिटिक्स, वी हैव बीन सपोर्टिंग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड कंपनीज कि किस तरह डेटा एनालिटिक्स के क्रॉस इंडिविजुअल्स अपने स्किल सेट को अपडेट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन अपनी टीम्स को डेटा एनालिटिक्स के क्रॉस अपडेट कर सकती है, ठीक है। तो आप लोगों को क्वेश्चन है तो सबके माइक ओपन है तो दे कैन आस्क। क्वेश्चन है किसी का? नो सर। नो सर। ठीक है, तो एक क्विक सी वीडियो, देन आई वुड रिक्वेस्ट टेक अ साइन ऑफ। ओके। These devices and machines and everything we're building these days, whether it's phones or computers or cars or refrigerators, are throwing off data. Information is being extracted out of toll booths, out of parking spaces, out of internet searches, out of Facebook, out of your phone. Every single thing that you do leaves a digital trace. We're now collecting exabytes and petabytes of data, and we're looking through that data set using incredibly powerful algorithms to see what we would never see before. The whole world is being recorded in real time. It's the data that creates understanding and knowledge. We're beginning the age of collecting information from sensors that are cheap and ubiquitous, that we can process continuously, and we can actually start knowing things. There's a company right now in Boston that can actually predict you're going to get depressed 2 days before you get depressed. So the more information we get, the larger the problems will be that we solve.
Every powerful tool has a dark side. Every last one. Anything that's going to change the world, by definition, has to be able to change it for the worse as much as for the better. It doesn't work one way without the other. Now, today, it's nearly impossible to be truly anonymous. There are going to be some really interesting questions as people's lives become more transparent. I think that's one of the key challenges of big data. It has so much opportunity for both good and for also really screwing up our system. I don't think it's an issue of climate change or health or jobs. I think it's all issues. What we're going to have to do is think as a community. There's so much chance to improve the quality of life. I think one of the most exciting things about data is that, it's giving us extra senses. We're building this global brain that has these new functions. I think the internet, as wondrous as it's been over the last 20 years, it was like a layer that needed to be in place for all these sensors and devices to be able to communicate with each other. It's expanding upon our ability to perceive the world. This science is just at the beginning. All kinds of data and information are sitting inside the world you do every day. What's really happening is we're going to start collecting it. We're going to start seeing it. We're going to start interpreting it. There's a lot of information packed in the genome that we're starting to learn more and more about. And we're going to start moving more and more into this notion of personalized medicine. And that wave of change is going to take us in directions that we can't begin to imagine. We're sort of just in the beginning of this big data thing. You don't know how it's going to change everything. You just know it is. तो एक डॉक्यूमेंट्री है फेसबुक पे ह्यूमन फेस ऑफ बिग डेटा, वो ज़रूर देखिएगा। आई होप सब लोगों ने सेशन एंजॉय किया होगा, आप लोगों को मैंने बोर नहीं होने दिया होगा। एंड लास्ट थैंक्स टू नमल मैनेजमेंट एंड पर्टिकुलरली मैम सिद्रा, और जो पर्टिकुलरली जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है नमल का, आई गेस लाइक यूजली जो है वो मैं अगर फ्रैंकली स्पीकिंग देखी तो मैंने और भी सेशन कराए हैं, बट इतनी पार्टिसिपेशन मैंने किसी और यूनिवर्सिटी में नहीं देखी। सो थैंक्स टू नमल मैनेजमेंट कि जिन्होंने जो है वो सेशन को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया इंटरनली। थैंक्स अली, आपने अपना कीमती वक्त में से जो है वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए टाइम निकाला। मैं थैंकफुल हूँ तमाम स्टूडेंट्स का कि मेरी एक रिक्वेस्ट के ऊपर तमाम ने जो है वो सेशन को ज्वाइन किया। रियली इट्स ऑनर फॉर मी कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरी बात को बे करते हुए उन्होंने मेरे सेशंस को जो है वो ज्वाइन इन किया है। आई होप सो आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा होगा और बिग डाटा का जो कॉन्सेप्ट है बहुत हद तक स्टूडेंट्स को क्लियर हो चुका होगा। ऐसा ही है? यस मैम। ओके, एनी क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्टेड। कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो वली से कर सकते हैं रिगार्डिंग डाइस एनालिटिक्स या बिग डाटा या एचआर एनालिटिक्स के बारे में। कोई भी सवाल है तो आप लोग जो है वो अली से पूछ सकते हैं। कैरियर्स, जॉब मार्केट, इन ट्रेंड्स क्या हैं, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन यू वांट, टूल्स या कोई भी चीज, कोई क्वेश्चन आपके ज़हन में आता पूछो। मैम लीव कर दें? यस, अगर क्वेश्चन नहीं है तो अदरवाइज फिर हम रैप अप करते हैं। जस्ट लाइक नो क्वेश्चन सर, आई थिंक ठीक है। थैंक यू वेरी मच। देन थैंक यू, यू कैन रैप अप। ओके, थैंक यू। थैंक यू। हो गया, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, हाफिज। अल्लाह हाफिज।